हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 6। इसके पहले इसके 5 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उसको आप जाके देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक बातें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेज़ल प्रिपरेशन के बारे में, ईयर प्रिपरेशन के बारे में, और फिर उसके बाद पाउडर और ग्रेन्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाला जो पार्ट था, 5वां पार्ट, उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, इसलिए कि ये वाला जो पार्ट है वो उसी से रिलेटेड है। उसको अगर आप देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब वहाँ पे जो बातें मैंने बताई हैं उसको बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है ना। जिन लोगों को याद है फिर उनको मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो नेज़ल प्रिपरेशन क्या होता है, तो बड़ी आसान सी बात है, समझ में आ रहा होगा। नेज़ल मतलब नोज़, नाक। तो नाक के लिए यानी नाक के जरिए से दवा देने के लिए जो दवाएं बनाई जाती हैं उसको बोलते हैं नेज़ल प्रिपरेशन, ठीक है। इस रूट से या स्पेसिफिक नाक के डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं होती है नेज़ल प्रिपरेशन। इस रूट से मतलब ये कि दिक्कत कहीं और है, लेकिन दवा यहाँ से दी जा रही है और वहाँ से एकदम से एब्जॉर्ब होकर दवा जा रही है अपने टारगेट पे, ठीक। नेज़ल प्रिपरेशंस आर एक्वस सॉल्यूशन और सस्पेंशन, नेज़ल ड्रॉप्स और जेल्स और पाउडर आर प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। नेज़ल प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक्वस सॉल्यूशन आ गया यानी वाटर वाला सॉल्यूशन, एक्वस मतलब होता है वाटर, ठीक है ना। और सस्पेंशन, नेज़ल ड्रॉप्स होते हैं। सस्पेंशन आप समझ ही रहे हैं कि जिसमें पार्टिकल्स क्या है, अलग दिख रहे हैं, बुरी तरीके से डिजोल्व नहीं होते हैं। और जेल या जेल होते हैं, ठीक है ना। जेल भी आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। या पाउडर, ठीक है ना, या पाउडर के फॉर्म में है वो। तो ये सारे हो सकते हैं नेज़ल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, इनटू नॉस्ट्रिल, जिसको हम लोग नॉस्ट्रिल में यूज़ करते हैं टू ट्रीट नोज डिसऑर्डर्स या नोज कंडीशंस या सिम्टम्स, यानी नोज के अंदर कोई दिक्कत परेशानी उसको ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि इनको ना मतलब जो दूसरी हमारी कहीं और बीमारियां हैं वहाँ पे ट्रीट करने के लिए नेज़ल रूट से भी इनको दिया जाता है, ठीक है। अब नेज़ल की बीमारियां जैसे कि नेज़ल कंजेशन हो गया, ठीक है ना। कंजेशन मतलब नाक जाम से हो जाती है, या साइनस हो जाता है। साइनस मतलब ये यहाँ पे ना ये जो एरिया है थोड़ा सा मतलब जहाँ तक ये नरम हड्डी है उससे ऊपर जब आप देखते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है। वो क्या करता है, एक तरीके से इरिटेशन करता है और दर्द करता है। आदमी के सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, ठीक है ना। और आदमी समझ दर्द की दवा खाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर दर्द होने लगता है। तो वहाँ पे हम लोग साइनस को ट्रीट करने के लिए दवाएं देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, तो नेज़ल ड्रॉप ही आता है, यही सबसे मेन है इसका, ठीक है। नेज़ल प्रिपरेशन में नेज़ल ड्रॉप। तो नेज़ल ड्रॉप्स क्या है, नेज़ल ड्रॉप्स आर प्रिपेयर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर टू नेज़ल सिक्रेशन। जो हमारा नेज़ल सिक्रेशन होता है सेम उसी के जैसा इसको बनाया जाता है। नेज़ल सिक्रेशन क्या है, यानी नाक से जो चीज़ें हमारे रिलीज होती रहती हैं, म्यूकस रिलीज होता है, तो उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है, यानी नमक का जो कंसंट्रेशन है, उसका जो पीएच लेवल होता है, उसी मतलब कंसंट्रेशन में उसी पीएच पे ही दवाएं बनाई जाती हैं। अगर मान लीजिए उसके अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा कर दिया आपने तो वहाँ पे क्या होगा, जलन टाइप सा होने लग जाएगा। आपने क्या कहते हैं उसके अंदर NaCl जो है उसकी मात्रा कम ज़्यादा कर दी तो वो जो सोल्यूशन आप बना रहे हैं वो आइसोटोनिक नहीं रहेगा, वो हो सकता है कि हाइपरटोनिक हो जाए या हाइपोटोनिक हो जाए। ये कुछ नए टर्म्स हैं, इसको समझिएगा थोड़ा, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। एक होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है कि उसके अंदर सारे जो मतलब इंग्रेडिएंट हैं वो इतने ही मात्रा में हैं जितना हमारा बॉडी फ्लूइड के अंदर होते हैं। और ख़ास तौर से उसमें हम लोग देखते हैं जो उसका पीएच लेवल है, और उसमें भी ख़ास तौर से हम लोग देखते हैं जो NaCl है, ठीक है ना। उसमें अंदर समझिए जो साल्ट की मात्रा होती है वो सेम उतना ही होता है उस प्रिपरेशन के अंदर, या उस जो भी लिक्विड हम लोगों ने बनाया है बॉडी के अंदर डालने के लिए, तो उसके अंदर क्या कहते हैं सोडियम क्लोराइड की मात्रा सेम उतनी ही होती है जितनी बॉडी फ्लूइड के अंदर होती है, वो होता है 0.9%, ठीक है। तो वो होता है हमारा आइसोटोनिक। अब उसके अंदर अगर कंसंट्रेशन कम ज़्यादा हो रहा है, अगर सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो रही है, सोल्यूट ज़्यादा है, तो वो हो जाता है हमारा हाइपरटोनिक। और अगर सोल्यूट कम है, सोल्यूट मतलब ये सोडियम क्लोराइड जो है वो अगर कम है तो वो हो जाता है हमारा हाइपोटोनिक। अब ये दिक्कत क्रिएट करते हैं, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना दिया हमने तो वो जाएंगे ना वहाँ पे जो हमारे सेल्स उनको सुकड़ा देंगे। क्या करेंगे, उनको सुकड़ा देंगे, यानी उसके अंदर जो वाटर का कंटेंट उसको खींच लेंगे अपने अंदर, ठीक है ना, सेल के बाहर। और अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो वो क्या करते हैं, वो जाएंगे तो उस सेल को सूजन करा देंगे, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ये क्या करेंगे,
अपने अंदर जो वाटर है उसको अंदर भेज देते हैं सेल के अंदर, ठीक है ना। अब इसका पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं बता सकता, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सोल्यूट के कंसंट्रेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो हाइपोटोनिक होगा वो अंदर भेज देगा पानी को, तो वहाँ पे सूजन हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि उसकी वजह से सेल बस्ट भी होता है, फट भी जाते हैं, ठीक है ना। इसको ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोला जाता है। तो इतना आप समझिएगा कि जो नेजल प्रिपरेशन बनाए जाते हैं वो आइसोटोनिक बनाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, आइसोटोनिक। ऐसे जो इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं वो सब भी आइसोटोनिक ही होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दे आर प्रिपेयर्ड आइसोटोनिक, ठीक है ना, एंड बफर टू मेंटेन द पीएच रेंज बिटवीन 5.5 टू 7.5, ठीक है ना। और उसका जो पीएच होता है उसको कितना रखा जाता है, तो इतना मेंटेन किया जाता है उसके ज़रिए से। और पीएच को जो मतलब पीएच रेंज को क्या कहते हैं, चेंज नहीं होने देता है, उसके लिए जो हम लोग चीज़ यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं बफर। क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं या बफर बोलते हैं। ये ऐसी चीज़ होती है जो पीएच रेंज को ना बहुत ज़्यादा उसके अंदर कमी ज़्यादती नहीं होने देती है, ठीक है ना। किसी भी रीज़न की वजह से मान लीजिए हमने उसको खोला, उसके अंदर ऑक्सीजन मिल गया या बैक्टीरिया वगैरह आ गए, जो भी हो, तो उसका पीएच लेवल को बदलने नहीं देता है, वो अनचेंज रखता है उसको। उसको बोलते हैं कीप अनचेंज। बफर ऐसा मतलब सब्सटेंस होता है जो किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी प्रोडक्ट के पीएच को अनचेंज रखता है, यानी उसको बदलने नहीं देता है, ठीक है ना। या भी कह सकते हैं कि उसके पीएच को रेजिस्ट करके रखता है, जितना है उतने पे ही रखता है, कम ज़्यादा नहीं होने देता है। तो ये दो चीज़ें आपने देखा, आइसोटोनिक होता है और वो बफर्ड होता है इसके बीच में, ठीक है ना, यानी उसका पीएच इसी के बीच में रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो। और क्या कहते हैं, एंड मेंटेन्ड एज विस्कोसिटी ऑफ नेजल सिक्रेशन, और उसकी विस्कोसिटी भी, यानी जो नेजल ड्रॉप्स है उसकी विस्कोसिटी यानी उसका गाढ़ापन भी उतना ही होना चाहिए जितना कि हमारा नेजल सिक्रेशन का होता है, यानी जो हमारे यहाँ से म्यूकस वगैरह निकलता है नाक से अंदर से ना, तो उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये नेजल ड्रॉप हो गया। अभी क्या है, नेजल पाउडर। अब इसमें ना कई बार आपके उसमें ये भी पूछ लेता है कि नेजल ड्रॉप को कैसे बनाते हैं, तो वो बदमाशी करते हैं, समझ रहे हैं ना। अब इतना डिटेल आप दवा बनाने नहीं जा रहे हैं, आपको दवा बेचना है। दवा को बनाना काम तो होता है जो मतलब क्या कहते हैं केमिस्ट है, जो बी फार्म कर रहा है। अगर आप कहते हैं महाराष्ट्र वगैरह में ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी वगैरह में, और इधर स्टेट में नहीं पूछते हैं ज़्यादा, कर्नाटका में और महाराष्ट्र वगैरह में पूछ लेते हैं। तो जब ये कहीं मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अलग से उसको बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आप अगर मतलब आपको ये जितना दे रहा हूँ उतना प्रिपेयर हो गया और एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा कि मतलब क्या कंपोजिशन वगैरह होता है, 4-5 चीज़ें होती हैं। और ये जो चीज़ें होती है ना उसको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अब उसको याद नहीं रहता है NaCl कितना लेंगे, पीएच कितना रहेगा, उसका वाटर का अमाउंट कितना रहेगा, और भी जो इंग्रेडिएंट है वो कितना रखेंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ये सब प्रिपेयर करने के बाद एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तब उसको आप अलग से याद कर लीजिएगा। नेजल पाउडर क्या होता है, तो ये नेजल पाउडर वो है जो पाउडर फॉर्म है और नेजल रूट से उसको दिया जाता है, चाहे वो नाक की बीमारियों के लिए या किसी दूसरी बीमारी के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो वो हमारा नेजल पाउडर हो जाता है। अब ये अलग अलग कंडीशन के लिए यूज हो सकते हैं, जैसे ठीक है ना, और दे कैन यूज फॉर क्विक। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ से क्या होता है, दवा एकदम से एब्जॉर्ब होती है और ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाती है। यहाँ से दवा क्या है, नाक में अगर पाउडर को रखा तो वहाँ पे मतलब हर पाउडर नहीं होता है, वो स्पेशल टाइप का पाउडर होता है, उसको रखते ही एकदम से एब्जॉर्ब होगा और ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाएगा और वहाँ से दवा अपने टारगेट पे जाके काम करती है। लेकिन ये क्या कहते हैं, नेजल रूट इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। बॉडी के अंदर दवा पहुंचाने के लिए नेजल रूट को आमतौर से यूज नहीं किया जाता है। अब एक है नेजल जेल, ठीक है ना। जैसे नेजल पाउडर आपने पढ़ा, नेजल ड्रॉप पढ़ा, ऐसे ही आपने जेल पढ़ लिया ना, जेल क्या होता है, तो ऐसे ही नेजल जेल है, ठीक है। आपको जेल समझ में नहीं आया तो इससे जो पांचवा, इससे पहला वाला जो पार्ट है ना, इसका पांचवा पार्ट वहाँ पे जेल मैंने पढ़ाया है और उसमें फ़र्क क्या होता है वो भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो नेजल ड्रॉप आर मेडिकल प्रिपरेशन विच आर यूज थ्रू नेजल रूट। तो नेजल जेल भी क्या एक तरीके के, ये भी मेडिकल प्रिपरेशन है, या क्या कहते हैं आप ये भी कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल क्या है प्रिपरेशन या प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग क्या है नेजल रूट से यूज़ करते हैं नेजल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, यानी नाक वगैरह में कोई दिक्कत है, या फॉर ड्रग डिलीवरी, या ड्रग को क्या है बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए, ड्रग डिलीवरी भी बोलते हैं आप, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेजल रूट से इसको हम लोग यूज़ करते हैं। नेजल जेल्स आर नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर डिलीवरी ऑफ ड्रग, और इसको भी आमतौर से दवा को डिलीवर करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है।
अगला एक टॉपिक है ईयर प्रिपरेशन, यानी ये कि कान के लिए जो दवाएं प्रिपेयर होती हैं, ठीक है ना, यानी कानों के लिए, कानों की दिक्कत जो है, और उसमें भी मतलब क्या कहते हैं, जो शुरू का हमारा कान है और जो मिडिल है उतने तक की बात हो रही है और आगे की बात नहीं हो रही, ठीक है ना, मिडिल ईयर तक की बात हो रही है। तो उसके लिए जो दवाएं प्रिपेयर होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं ईयर प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये क्या हो सकते हैं, ये ड्रॉप भी हो सकते हैं, ऑइंटमेंट भी हो सकते हैं और जेल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ईयर जो प्रिपरेशन है यानी ईयर जो प्रोडक्ट है जो कान के लिए, कान की दिक्कत के लिए, कंडीशंस के लिए, डिसऑर्डर्स के लिए जो दवाएं यूज होती हैं उसको ईयर प्रिपरेशन बोलते हैं। वो ड्रॉप भी हो सकते हैं, ऑइंटमेंट और जेल्स भी हो सकते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, टू और इन, ठीक है ना, कान के अंदर या कान पर यूज करते हैं फॉर ट्रीटिंग दी एक्सटर्नल और मिडिल एयर कंडीशन, यानी जो बाहर वाला है या जो मिडिल है, अंदर की एकदम लास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें मिडिल तक, तो वहां तक की जो बीमारियां वगैरह उसको ठीक करने के लिए जो यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ईयर प्रिपरेशन। जैसे कि ईयर डर्मेटाइटिस हो गया, ठीक है ना, या जो कान के अंदर जो क्या कहते हैं जो वैक्स जम जाता है ना, एक क्या कहते हैं पीला पीला सा सब्सटेंस बहुत ज्यादा अगर जम जाता है, गाढ़ा हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए ये हम लोग उसको यूज करते हैं। और टू ट्रीट इन्फेक्शन या इन्फेक्शन के लिए, या कान के अंदर दर्द वगैरह, खुजली वगैरह है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। ये कंडीशंस हैं तो उसके लिए हम लोग ईयर प्रिपरेशन को यूज करते हैं, ठीक है ना। ईयर प्रिपरेशंस आर आल्सो कॉल्ड ओटिक और ओरल प्रिपरेशन, इसको ओटिक भी बोलते हैं हम लोग या ओरल भी बोलते हैं। ये ओ से नहीं है, ठीक है ना, AURAL है, ठीक है। ओरल ओ अगर हो जाएगा यहाँ पे ए और यू की जगह तो वो जाएगा माउथ वाला, लेकिन यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे। एग्जाम्पल क्या ईयर प्रिपरेशन के, जैसे कि सिप्रोडेक्स हो गया या फ्लोक्सिन ओटिक हो गया, ठीक है। अब इसका एक प्रिपरेशन देख लीजिए कैसे बनता है, थोड़ा सा इसके अलग अलग टाइप के बन सकते हैं। ये हम लोग अब ये देख रहे हैं ना, ये एक प्रिपरेशन है, तो जैसे कि ईयर वैक्स वगैरह हो जाता है ना, जैसे कि ईयर वैक्स है, ठीक है ना, वो कान के अंदर वो पीला पीला सा जम जाता है वैक्स, उसको मतलब क्या कहते हैं सॉफ्ट करने के लिए, तो हम लोग इसको उसके लिए जो प्रिपरेशन करते हैं उसको जो हम लोग ड्रॉप बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है 7.7 ग्राम होता है, फिनॉल होता है। अब ये फिनॉल क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल में नहीं जाना आपको। अब ये फिनॉल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये सब नहीं देखना है आपको, ठीक है ना। तो ये 0.5 ग्राम होता है, यानी आधा ग्राम ये होता है। ऐसे क्या है, ग्लिसरीन 50 ml होता है और प्यूरिफाइड वाटर 100 ml। तो इतना को मिक्स करके, अब आपको ज़्यादा करना है तो रेशियो यही लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग एक क्या कहते हैं एक ड्रॉप बना लेते हैं जो ईयर वैक्स को निकालने के लिए, सॉफ्ट करके उसको निकालता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। एक टॉपिक है पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स। ये पाउडर का एक टॉपिक आप लोग ना चौथे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अलग अलग टाइप के जो पाउडर होते हैं, ठीक है ना, उनके पार्टिकल साइज के बेस पे उनके अलग अलग नाम होते हैं। आपने वो पढ़ा है, जैसे कि क्या कहते हैं कोर्स पाउडर होता है, मॉडरेटेड कोर्स पाउडर होता है, मॉडरेटेड फाइन पाउडर होता है, फाइन पाउडर होता है, वेरी फाइन पाउडर होता है, माइक्रो फाइन पाउडर होता है, सुपर फाइन पाउडर होता है। तो वो सारा मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं पाउडर और ग्रेन्यूल्स। तो पाउडर भी क्या है, एक तरीके का ये भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ही होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होते हैं, ये इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एज यूनिफॉर्म एंड ड्राई मिक्सचर ऑफ वन और मोर फाइनली डिवाइडेड या फाइनली पाउडर्ड ड्रग और एक्सिपिएंट्स। तो पाउडर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो एक यूनिफॉर्म और ड्राई मिक्सचर होता है, ठीक है ना। अब किस चीज़ का होता है ड्राई मिक्सचर और यूनिफॉर्म पाउडर, तो वो हो सकता है कि एक कोई इंग्रेडिएंट है या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट हैं, और वो इंग्रेडिएंट क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी हो सकता है, और जो एक्सिपिएंट्स हैं, जो फार्मास्यूटिकल एड्स हैं, उनका ही हो सकता है कि फार्मास्यूटिकल एड, और या हो सकता है फार्मास्यूटिकल एड को पाउडर बनाया गया जो कि यूनिफॉर्म में और ड्राई फॉर्म में है, ठीक है। तो ये आपका एक क्या कहते हैं, ये डेफिनेशन हो गया पाउडर का। और ये पाउडर क्या होते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि पाउडर आर सॉलिड डोजेस फॉर्म, पाउडर जो होते हैं वो सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, ये भी आप इसका डेफिनेशन कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप दोनों को मिला देंगे तो अच्छा सा डेफिनेशन बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप ऐसे पॉइंट से लगा दीजिएगा, और उसके बाद अगर डेफिनेशन पूछ रहे तो वैसे बहुत कम पूछता है, अगर पूछे तो पहले आप इसको लिखिएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आप इस लाइन को भी लिख दीजिएगा। और इसको हम लोग एक्सटर्नल या इंटरनल यूज़ के लिए बनाया जाता है। पाउडर जो होते हैं वो एक्सटर्नली भी यूज़ होते हैं और इंटरनली भी यूज़ होते हैं, यानी बॉडी के बाहर भी इसको अप्लाई किया जाता है और अंदर भी लिया जाता है, ठीक है। वही दो टाइप के पाउडर हो गए, जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल के लिए जैसे कि डस्टिंग पाउडर हो गया, इंसफ्लेशन हो गया, टूथ पाउडर्स हो गए, और इंटरनल के लिए जैसे सिंपल पाउडर हो गया, कंपाउंडेड पाउडर आते हैं, या बल्क पाउडर भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ये डस्टिंग पाउडर क्या होते हैं,
ये टॉपिक आपके सिलेबस में पूछ रखा है। तो डस्टिंग पाउडर या मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर भी कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर कोई थेरापेटिक इंग्रेडिएंट भी मिला हुआ है, इज सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो ये भी क्या है, चूंकि जब पाउडर है तो सॉलिड डोजेस फॉर्म होगा। और ये क्या होता है, वेरी फाइन पाउडर होता है। आपने पढ़ा ना कि पाउडर अलग अलग टाइप के होते हैं उनके पार्टिकल साइज के हिसाब से। तो ये क्या होता है, डस्टिंग पाउडर वेरी फाइन पाउडर होता है। तो जो डस्टिंग पाउडर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी फाइन होते हैं, ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं वेरी फाइन पाउडर यूज्ड फॉर डस्टिंग पाउडर। इट्स पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 85, ठीक है ना। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सीव जो होता है ना, हमारी छलनी जिससे हम लोग क्या कहते हैं उसको सेपरेट करते हैं अलग बड़े साइज को, तो उसके लिए हम लोग सीव नंबर 85 यूज करते हैं डस्टिंग पाउडर के लिए। डस्टिंग पाउडर्स आर अप्लाइड टू स्किन और वुंड, और इसको हम लोग स्किन पे अप्लाई करते हैं या वुंड पे इसको अप्लाई करते हैं फॉर थेरापेटिक या हाइजीनिक और कॉस्मेटिक पर्पज। या तो इसको दवा के लिए या हाइजीन के लिए यानी साफ सफाई के लिए या खूबसूरती को सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कॉस्मेटिक पर्पज के तौर पे इसको यूज किया जाता है। और डस्टिंग पाउडर को हम लोग क्या करते हैं, थ्रू इनहेलर भी यूज करते हैं। इनहेलर होता है जो मतलब जिसके उसमें दवा को रखा और ऐसे उसमें से एक अलग अलग तरीके के आते हैं, तो उसमें से खींचा तो वो अंदर पाउडर चला जाता है, और एक आता है मशीन ऐसे दबाते हैं वो दवा उसके अंदर कैप्सूल के में अंदर रखा रहता है, उसको दबाते हैं तो कैप्सूल टूट जाता है, पाउडर निकल के उसी अंदर रहता है। फिर उसमें से मतलब उसको जब दबाते हैं तो एक तरीके से हवा निकलती है बहुत तेज, तो साथ में वो जो कैप्सूल से बाहर निकल के आ गया पाउडर, तो वो पाउडर भी हवा के साथ बड़ी तेजी से क्या है, नेजल के रास्ते से फिर हमारे लंग्स वाले उसमें जाता है। अस्थमा वगैरह के जो पेशेंट होते हैं वो उसको यूज करते हैं। डस्टिंग पाउडर मस्ट बी वेरी फाइन, जो डस्टिंग पाउडर है जरूरी है कि वो वेरी फाइन हो, ठीक है ना, और होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब ये कि पाउडर को मिक्स कर रहे हैं अगर दो तीन तो एकदम बराबर से मिक्स होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए और फ्रीली मूविंग होना चाहिए, यानी आराम से वो मूव कर रहे हो, ऐसे होने चाहिए डस्टिंग पाउडर। अब उनके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड हो गया, बोरिक एसिड हो गया, केओलिन हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, या क्या कहते हैं प्रिसिपिटेटेड चॉक। ये कुछ क्या है बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो यूज होते हैं डस्टिंग पाउडर को बनाने के लिए, ठीक है। अब इंसफ्लेशन क्या होता है, insufflation is a process in which dry powder, maybe dusting powder, are administered into a specific area of body like nasal cavity या windpipe or to lungs with the help of a device कॉल्ड इंसिफ्लेटर। ये एक डिवाइस होता है इंसिफ्लेटर, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ड्राई पाउडर को बॉडी कैविटी के अंदर एडमिनिस्टर कराते हैं, ठीक है ना। एक डिवाइस है जिसके जरिए से ड्राई पाउडर को बॉडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एडमिनिस्टर कराते हैं। अब वो बॉडी कैविटी जैसे कि नेजल कैविटी हो गया या वाइंड या हमारा विंड पाइप जो हो गया, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ट्रेकिया भी कह सकते हैं, या लंग्स तक हम लोग पहुंचाने के लिए पाउडर को यूज करते हैं जिस डिवाइस को, उसको बोलते हैं इंसफ्लेटर। तो इंसफ्लेटर के थ्रू जो पाउडर हम लोग इन जगहों पे पहुंचा रहे हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसफ्लेशन, ठीक है ना, ये आपके सिलेबस में पूछा है। अब इफर्वेसेंट पाउडर क्या होता है, तो ये टॉपिक पहले भी आ चुका है। इट इज ए टाइप ऑफ पाउडर विच कंटेन्स एक्टिव इंग्रेडिएंट अलोंग विद एन एसिड एंड कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट कंपाउंड इन दी पाउडर, ठीक है ना। एक ऐसा पाउडर होता है जिसके अंदर जो क्या कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट भी होते हैं और उसके अंदर एसिड होता है और क्या कहते हैं बाई कार्बोनेट या कार्बोनेट होता है, ठीक है ना। उसी पाउडर के अंदर जो ये एसिड है और बाई कार्बोनेट ये क्यों डाला जाता है, उसका एक अलग पर्पज है। वो क्या है, व्हेन दिस पाउडर डिजोल्व इन वाटर, जब इस पाउडर को हम लोग पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो एसिड एंड कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या करते हैं फौरन कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं एंड इंक्रीज द डिजोल्यूशन, और फिर क्या करते हैं ये जो डिजोल्यूशन रेट है यानी उस पाउडर के पानी में घुलने का जो रेट है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। ये जो प्रॉपर्टी है ना कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस बनेगा तो वो तो रिलीज हो जाता है, लेकिन उस दवा को क्या करता है पानी के अंदर डिजोल्व होने की जो एबिलिटी वो बढ़ा देता है, उसको बोलते हैं उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ा दिया उसने, ठीक है ना। तो ऐसे पाउडर को हम लोग क्या बोलते हैं, एफर्वेसेंट पाउडर बोलते हैं। और जो इससे टेबलेट बनाए जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफर्वेसेंट टेबलेट बोलते हैं, ठीक है ना। एंड दी टेबलेट्स प्रिपेयर बाय दिस पाउडर हैव ए
क्विक डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। और जो पाउडर और इस पाउडर से जो टेबलेट बनाए जाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, एक ऐसी एबिलिटी होती है कि एकदम से वो डिसइंटीग्रेट होते हैं। डिसइंटीग्रेट मतलब जैसे उसको पानी में डाला तुरंत टूटते हैं, या हमने उसको खाया हमारे पेट में जैसे पहुंचा तुरंत टूटता है और एकदम से डिजोल्व होता है, और वहां से क्या होता है कि जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग इस इफरवेसेंट पाउडर भी बोलते हैं। और इससे जो ग्रेन्यूल्स बनाए जाए तो उसको बोलते हैं इफरवेसेंट ग्रेन्यूल, और उसी से जो टेबलेट बनाए जाए तो उसको बोलते हैं इफरवेसेंट टेबलेट, ठीक है ना। और इसमें होता क्या है कि ये एकदम से टूटता है। क्यों टूटता है? तुरंत जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वो रिलीज होती है, ठीक है। उसकी वजह से टूट जाता है एकदम से, और जब जल्दी से टूटता है तो जल्दी से पानी में डिजोल्व हो जाता है। अब एक टॉपिक है ग्रेन्यूल्स। हालांकि ये पीछे आप पढ़ चुके हैं, जब मैंने आपको टेबलेट फॉर्मुलेशन बताया था वहां पे बताया था बहुत अच्छे से ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं। अब इसका अगर डेफिनेशन पूछे कैसे लिखेंगे तो आप लिखेंगे ग्रेन्यूल्स आर पाउडर एग्लोमीरेट्स। क्या है ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं पाउडर के एग्लोमीरेट्स होते हैं। एग्लोमीरेट्स का मतलब है कि जो आपस में मिल गए हैं, ठीक है ना। ए लार्ज पार्टिकल फॉर्म्ड बाय पाउडर्स, यानी कुछ पाउडर के पार्टिकल्स मिले और एक लार्ज सा एक थोड़ा बड़ा सा क्या है पार्टिकल बना दिया, उसको बोलते हैं ग्रेन्यूल, ठीक है ना। उसको एग्लोमीरेट्स भी बोलेंगे। ग्रेनुलेशन प्रोसेस इज यूज टू मेक एग्लोमेरेट्स और ग्रेन्यूल्स, ठीक है ना। इन ग्रेनुलेशन प्रोसेस पाउडर आर बाइंड टुगेदर। इसमें क्या होता है कि पाउडर जो है उनको आपस में एक साथ जोड़ दिया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ बाइंडर, ठीक है ना। और वहां पे जो ग्रेनुलेशन कराने के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है उसको बाइंडर बोलते हैं या ग्रेनुलेटिंग एजेंट बोलते हैं। पाउडर कैन बी ग्रेनुलेटेड इन डिफरेंट साइज एंड शेप, और इनको अलग अलग साइज और शेप में ज़रूरत के हिसाब से क्या कहते हैं ग्रेनुलेशन किया जाता है, ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं। और क्या कहते हैं अभी इसको बनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि इसको हैंडल करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। और इसकी क्या है फ्लोएबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि हम लोग जो आपने पढ़ा टेबलेट फॉर्मुलेशन में, ठीक है ना, उसको आगे फ्लो कराना आगे ले जाना, वो इसमें क्या है पाउडर में वो चीज़ नहीं है, उसको ढकेलने में भी उतनी आसानी से नहीं ढकलाता है। जो क्या कहते हैं पट्टा आता है जो ब्लेड होता है जिस पे रख दें तो वो ऐसे लुढ़कता है, वो जल्दी जल्दी जाए। तो अगर छोटी छोटी गोलियां ग्रेन्यूल्स हैं तो वो आसानी से फ्लो करते हैं चले जाते हैं, ठीक है ना, पाउडर के मुकाबले में इन कंपेरिजन टू पाउडर्स। इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? तो इफरवेसेंट पाउडर से जो ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, ठीक है ना। तो इतनी सी बात है, आप पीछे अभी इसको पढ़ भी चुके हैं कि इफरवेसेंट पाउडर क्या होता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ये जो टॉपिक थे आपके ये भी कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अभी तक अगर आपने क्या कहते हैं और अभी तक अगर आपने नोटिफिकेशन के बटन को नहीं दबाया तो उसको दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंच जाए और आप उसको देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।